जैसे जैसे उमा की विदाई का समय नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे उमा की रुलाई तेज होती जा रही थी। माँ तो उसकी बचपन में ही गुजर गई थी और पिता ने जब दूसरी शादी की तो सौतेली माँ ने उसे बस काम करने वाली मशीन ही समझा। माँ की तरह प्यार तो उसने कभी दिया ही नहीं। पिता ने भी बस किसी तरह उसके बड़े होने तक इंतजार कर लिया। असल में तो वह अपनी नई पत्नी के नए नवेले बेटे से ही ज्यादा प्यार करते थे। 18 साल की होते ही उमा का ब्याह तय कर दिया गया। उमा ज्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाई थी, क्योंकि बचपन में ही उसकी सौतेली माँ ने उसे पढ़ने लिखने का अवसर ही नहीं दिया। काम के बोझ तले उसकी नन्ही पलकें इतनी बोझिल हो जाती थी कि पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लग पाता था। हाँ, लेकिन पड़ोस वाली दीदी से उसने कढ़ाई बुनाई और सिलाई जरूर सीख लिया था। जब उसकी विदाई का समय आया तो उसके पिता ने पूरब के हाथों में उसका हाथ पकड़ाते हुए कहा, बेटी, एक बात हमेशा याद रखना कि अब से तेरा ससुराल ही तेरा घर है। ससुराल में चाहे जो भी हो, यहाँ पलट कर मत देखना, नहीं तो समाज में मेरी बड़ी बदनामी होगी। और देख बेटा, लड़कियों को हमेशा यही सीख दी जाती है कि तू जिंदा मायके से जा और मर कर ही ससुराल से वापस निकलना। उससे पहले चाहे कुछ भी हो जाए, ससुराल में प्यार से मिलजुल कर रहना। उमा यह सब सुनकर हैरान रह गई, लेकिन अब वह इतने लोगों के बीच में बोल भी क्या सकती थी, और बोलकर कोई फायदा भी कहाँ था। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो ससुराल में भी वह केवल काम करने वाली मशीन ही थी। ना तो उसका पति उससे प्यार करता था, ना ही उसकी सास उसकी इज्जत करती थी। वह घर में केवल सभी की जरूरतें पूरी करने के लिए ही रह गई थी। छोटी छोटी गलतियों पर उसकी सास उस पर हाथ उठा देती थी। उसका पति भी शराब के नशे में बस अपनी मनमानी करता था और माँ के भड़काने पर उसे मारता पीटता रहता था। घर में एक उसका देवर नकुल ही था जो उसे कुछ नहीं कहता था। जब वो मायके जाती थी और अपने पिता को अपने साथ होने वाले अत्याचारों के बारे में बताती थी तो उसके पिता यही सीख देते थे कि लड़कियों को ससुराल में समझौता करके जीना ही पड़ता है। तू किसी बात का विरोध करके मेरी नाक मत कटवाना, और अगर तू ससुराल छोड़कर आई तो फिर यहाँ का रास्ता तो भूल ही जाना। उमा समझ नहीं पाती थी कि जब ससुराल में भी उसका साथ देने वाला कोई नहीं है और मायके में भी उसकी तकलीफ किसी को भी दिखाई नहीं देती है, तो फिर वो जी किसके लिए रही है। क्या उसका जन्म केवल अत्याचार सहने के लिए ही हुआ है। किसी तरह रोते रोते ससुराल में 3 साल गुजर चुके थे। वहाँ पड़ोस में कमली रहती थी जो उसे भाभी कहकर बुलाती थी। दोनों के बीच सहेलियों सा लगाव था। उमा अपने सुख दुख की सारी बातें उसे ही बताया करती थी। कमली भी उससे सिलाई बुनाई सीखती रहती थी। एक दिन उमा नहाने के लिए गई हुई थी। कच्चे बाथरूम में टीन का एक छोटा सा दरवाजा था जिसमें बहुत सारे छेद थे। घर में और कोई नहीं था तो वह जल्दी जल्दी नहा रही थी। उसकी सास कहीं बाहर गई हुई थी और देवर भी घर पर नहीं था। तभी अचानक से उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसे नहाते हुए कोई देख रहा है। उसने जल्दी से तौलिया लपेटा और जब वो बाथरूम से बाहर आई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं बल्कि उसका देवर ही छिपकर उसे देख रहा था। उमा पर नजर पड़ते ही नकुल बौखला गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। उमा बहुत घबरा गई। वो झट से अपने कमरे में गई और उसने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। उसे आज इस घर में एक अलग ही तरह का डर सताने लगा था। वैसे तो उसकी सास भी उस पर हाथ उठा देती थी और पति भी जमकर उसकी पिटाई करता था, लेकिन आज उसे अपनी इज्जत पर भी खतरा महसूस हो रहा था। उमा ने सोचा कि अगर मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी तो कल को कोई अनहोनी भी हो सकती है। इसलिए दोपहर में जब उसकी सास घर आई तो उमा ने खाना परोसने के बाद कहा, अम्मा जी, मुझे आपको कुछ बताना है। अम्बा जी दाल भात का कौर बनाते हुए बोली, चल भाग यहाँ से, मुझे शांति से खाना खाने दे। जब देखो तब मेरे सिर पर सवार रहती है। तुझे कोई और काम धाम नहीं है? तू जा, मेरे कमरे में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, उन्हें कुएं पर ले जाकर धोकर सुखा दे। उमा उदास हो गई। एक तो उसके मन में वैसे ही उथल पुथल मची हुई थी जिसके कारण उसे कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऊपर से उसकी सास उसकी बात को सुने बिना ही उसे और काम बताए जा रही थी। फिर भी सास ने कह दिया था तो काम तो करना ही था, वरना वह उसकी बात सुनने से पहले ही उस पर ही टूट पड़ती। वो सास के कमरे में गई और सारे कपड़े ले जाकर कुएं पर बैठकर कपड़े धोने लगी। तभी नकुल वहां पर आ गया और बोल पड़ा, क्या हुआ भाभी, आजकल बहुत काम बढ़ गया है तुम्हारा। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पानी भर देता हूँ। इतना कहकर वो उमा की ओर गंदी नजरों से घूरने लगा तो उमा भीतर तक कांप उठी। वह सिर झुकाकर जल्दी जल्दी कपड़े साफ करने लगी। नकुल उसे ही निहार रहा था, लेकिन उससे अब यह सब सहन नहीं हो रहा था। उधर नकुल को ऐसा लग रहा था कि उमा ने इसकी बात का कोई विरोध नहीं किया है, यानी कि उमा को भी इन सब चीजों से कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी वह रोज देखता था कि वह उसके भैया के हाथों मार खाती थी, तो उसे लगता था कि उमा भैया से खुश तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए वह सोचता था कि उमा आसानी से उसकी बाहों में आ गिरेगी। जब उमा कपड़े सुखाने के लिए गई तो उसने देखा उसकी सास खाना खाकर सोने के लिए चली गई थी। वह परेशान हो उठी कि वह अपनी सास को कुछ बता नहीं पाई। फिर वह रसोई में पहुंची
तो पीछे पीछे नकुल भी आ गया और कहने लगा, भाभी जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। आज तो लग रहा है जैसे मेरे जन्म जन्मों की भूख और प्यास दोनों मिट जाने वाली है। उमा उसकी दोहरी बातों को सुनकर सिहर उठी। उसने बिना उसकी ओर देखे उसे खाना निकाल कर दे दिया। और जब नकुल खाना खाकर अपने कमरे में चला गया तो उमा ने भी थोड़ा बहुत खाना खाया और बर्तन साफ करके वह अपने कमरे में बिस्तर पर लेट गई। सुबह 5 बजे से उठकर ही वह काम में लगी हुई थी, इसलिए उसे झपकी आने लगी। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उसे छू रहा है। वह चौंक कर उठ बैठी तो सामने नकुल उसे लालसा भरी नजरों से निहार रहा था। वह हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, नकुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे कमरे से बाहर जाओ। नकुल उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, अरे भाभी आप एक बार मेरी बात मान क्यों नहीं जाती? वैसे भी भैया से आपको कौन सा सुख मिलता है? मैं आपको हर खुशी दूंगा, बस एक बार मेरी बात तो मान जाओ। उमा ने उसे पीछे धकेल दिया तो नकुल का सिर दीवार से जा टकराया और उसकी चीख निकल गई, जिसकी आवाज सुनकर अंबाजी बहू के कमरे में पहुंच गई। कमरे के भीतर का नजारा देखकर वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बहू यह क्या है? मेरे बेटे के सिर से खून कैसे बह रहा है? नकुल कहने लगा, माँ भाभी की मुझ पर गंदी निगाह थी। इन्होंने मुझे इशारे से अपने कमरे में बुलाया और मैं उनके कमरे में आया तो यह मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करने लगी। और जब मैंने इनकी बात नहीं मानी तो इन्होंने मुझे जोर का धक्का देकर मुझे चोट पहुंचाई। खुद पर लगे हुए यह आरोप सुनकर उमा हैरान रह गई। वो अपनी सफाई देने लगी, लेकिन उसकी सास ने उसकी एक न सुनी और अंबाजी ने उसकी खूब पिटाई की। आज उमा को उस घर में रहने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वह बाहर निकली तो उसके पिता उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भी उसका साथ नहीं देगा। उसकी सास उसे मार पीट कर थक गई तो वहां से चली गई, लेकिन आज उमा को बड़ा डर लग रहा था कि जब उसका पति घर आएगा तब तो उसकी और भी ज्यादा पिटाई होगी, क्योंकि इस घर में उसकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। यह बात उसने आज देख लिया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। और अगर वह खुद को बेगुनाह साबित कर भी देती है तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद भी इस घर के लोग तो अपने खून का ही साथ देंगे। वह काफी देर तक सिसकती रही। तभी उसके घर के बगल में रहने वाली कमली उसके घर आ गई और सीधे उसके कमरे में पहुंचकर कहने लगी, अरे भाभी जरा मेरे इस रुमाल पर एक छोटा सा गुलाब का फूल कढ़ाई करके बना दो ना। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी उसने देखा कि उमा अपने जख्म छुपाने की कोशिश कर रही थी। कमली यह सब देखकर हैरान रह गई। वह कहने लगी, भाभी यह सब क्या है? उमा फूट फूट कर रो पड़ी और उसने कमली को सब कुछ बता दिया। पूरी दुनिया में एक कमली ही तो थी जो उसकी हमदर्द थी, बाकी किसी को उसके दर्द से कोई मतलब ही कहाँ था। सारी बात जानने के बाद कमली सन्न रह गई और कहने लगी, मुझे अच्छे से पता है कि आपका साथ कोई नहीं देगा, लेकिन मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे आपका अपराधी बच नहीं पाएगा। उसने धीरे धीरे सारी योजना समझाई तो उमा की आंखों में चमक सी आने लगी। कमली ने कमरे से बाहर निकलकर देखा तो नकुल आंगन में बैठकर गन्ना खा रहा था। कमली उसके कमरे में गई और थोड़ी देर के बाद वापस आ गई। वह जब घर से चली गई तो थोड़ी देर के बाद नकुल अपने कमरे में पहुंचा। उसी समय पीछे पीछे उमा भी उसके कमरे में पहुंच गई और कहने लगी, देवर जी मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने भैया से मुझे बचा लीजिए, मुझ में और मार खाने की क्षमता नहीं है। यह सुनकर नकुल मुस्कुराया और कहने लगा, आपको मेरी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता और आपको इतनी पिटाई भी नहीं लगती। चलो मैं भैया से आपको बचा लूंगा। इतना कहकर वो उमा की ओर बढ़ने लगा तो उमा ने भी जैसे समर्पण करने के अंदाज में अपना सिर झुका लिया। नकुल ने आगे बढ़कर उसकी कलाई को थाम लिया। तभी उमा ने एक जोर का तमाचा उसे जड़ दिया। इस प्रहार से नकुल घबरा उठा। तभी कमली ने पुलिस के साथ कमरे में प्रवेश किया और कमरे में छुपाया हुआ अपना मोबाइल निकालकर पुलिस की ओर बढ़ाते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब देखिए, हमारे पास नकुल की काली करतूत की वीडियो भी है, आप तुरंत इसे गिरफ्तार कर लीजिए। और देखिए उमा भाभी को इनकी सासू माँ ने कैसे मारा है, और यह जो इनके माथे पर निशान दिख रहा है ना, इनके पति ने इन्हें परसों पत्थर फेंक कर मारा था। पुलिस ने तुरंत ही नकुल और अंबाजी को गिरफ्तार कर लिया। शाम तक पूरब को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। कमली की सूझबूझ और उमा की हिम्मत ने कमाल कर दिखाया था। आज उमा के अपराधी जेल में थे और तलाक लेने के बाद उमा को गुजारा भत्ते के रूप में अच्छी खासी रकम मिल गई थी, जिससे वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। उसकी नई जिंदगी को शुरू करने में कमली ने उसकी भरपूर मदद की। उमा ने भी अपने सिलाई बुनाई और कढ़ाई के हुनर का इस्तेमाल करके छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया था। अब वह आत्मनिर्भर थी और किसी की प्रताड़ना सहने को मजबूर नहीं थी। उसके पिता ने तो उससे कह दिया था कि तुम मरकर ही ससुराल से बाहर निकलना, लेकिन आज उसने यह बात साबित कर दी थी कि अगर जीने का हौसला हो तो औरत नर्क जैसे ससुराल से निकलकर अपने दम पर भी जी सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।